कहते हैं कि प्यार अगर सच्चा हो तो उसमें कितना ही दर्द क्यों ना हो, वो आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। वॉक टू रिमेम्बर। ये कहानी शुरू होती है बॉफर्ड, नॉर्थ कैलिफोर्निया से, जहां पर ये दिखाया जाता है कि एक फैक्ट्री की प्रेमिसेस में हाई स्कूल के कुछ बच्चे इकट्ठा होते हैं। ये सब के सब बिगड़े हुए अमीर लेकिन अपने स्कूल में फेमस है। इन्हीं में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है लैंडन कार्टर, और वो स्कूल में सबसे ज्यादा फेमस है। ये सब के सब यहाँ पर किसी का इंतजार कर रहे होते हैं, और तभी यहाँ पर एक लड़का आता है, इसका नाम क्ले होता है, और वो इनके स्कूल में एक न्यू एडमिशन है और वो इनके एलीट क्लास ग्रुप में शामिल होना चाहता है। इसीलिए सब के सब उसके साथ एक प्रैंक करते हैं। उसे एक ऊंची जगह दिखाई जाती है और उसे कहा जाता है कि अगर तुमने वहां से नीचे पानी में छलांग मार दी तो तुम हम में से एक बन जाओगे, यानी कि तुम हमारे ग्रुप का हिस्सा बन जाओगे। कार्टर उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ कूदूंगा। और कार्टर और क्ले दोनों उस जगह पर चढ़ जाते हैं। कार्टर कहता है कि मैं 3 तक काउंटिंग करूंगा और इसके बाद हम दोनों एक साथ यहाँ से कूद जाएंगे, और वो 3 तक काउंटिंग करता है, लेकिन क्ले तो कूद जाता है, कार्टर नहीं कूदता। और ये देखकर यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सब शोर मचाना, खुश होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने क्ले को बेवकूफ बनाया है। तभी ये देखते हैं कि क्ले पानी में तैर नहीं रहा बल्कि वो बेहोश हो चुका है, और ये देखकर ये सब डर जाते हैं। लैंडन कार्टर जल्दी से पानी के अंदर जाता है और क्ले को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक यहाँ पर पुलिस आ जाती है, और पुलिस को देखकर सब के सब भाग जाते हैं। कार्टर किसी तरह से क्ले को बाहर निकालता है। वो देखता है कि उसकी सांस अभी भी चल रही होती है, और अपनी जान बचाने के लिए वो भी यहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन पुलिस उसका पीछा करती है और वो पकड़ा जाता है। अगले सुबह इन सब दोस्तों को स्कूल के बाहर दिखाया जाता है, जहां पर कार्टर अपने सभी दोस्तों को बताता है कि मैंने पुलिस को ये कहा कि जब मैं वहां पर पहुंचा तो क्ले पहले से डूब रहा था, मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब मैंने पुलिस को देखा तो मैं डर गया, इसीलिए मैंने भागना शुरू कर दिया। दरअसल कार्टर ने ये कहानी बनाई होती है, इसीलिए उसे पुलिस छोड़ देती है, लेकिन अभी भी वो इस चीज से पूरी तरह से नहीं निकला। तभी सामने से एक लड़की आती है। इस लड़की का नाम जेमी है और ये भी इन्हीं के साथ पढ़ती है। कार्टर के दोस्त जेमी के कपड़ों का, उसके स्वेटर का मजाक उड़ाते हैं, और जब वो इनके सामने आती है तो इन्हीं में से एक लड़की बोलती है कि नाइस स्वेटर। जेमी थैंक्स कहकर वहां से चली जाती है और ये सब के सब उस पर हंसते हैं। इसके बाद कार्टर को प्रिंसिपल बुलाते हैं और वो उसे कहते हैं कि सैटरडे को तुमने अपने दोस्तों के साथ स्कूल के अंदर बियर पी, और कल रात को क्ले के साथ तुम लोगों ने जो कुछ किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। वो तो क्ले ने अपना बयान नहीं दिया, और साथ ही साथ उस फैक्ट्री के ओनर्स ने, जहां पर कल रात को तुमने ये सब कुछ किया, उन्होंने तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं की। मैंने उन्हें कहा है कि मैं अपने हिसाब से तुम्हें सजा दूंगा। कार्टर पूछता है कि आप मुझे स्कूल से निकालने वाले हैं? प्रिंसिपल कहते हैं कि फिलहाल नहीं, मैंने तुम्हारे लिए कुछ और सोचा है। तुम्हें स्कूल में जेनिटर के तौर पर सफाई करनी होगी, और साथ ही साथ स्कूल के बच्चों को तुम्हें वीकेंड्स पे जाकर ट्यूशन पढ़ाना होगा ताकि उनकी हेल्प हो सके, और हमारे स्कूल में जो प्ले हो रहा है उस प्ले में तुम्हें एक्ट करना होगा। प्रिंसिपल कार्टर को ये सजा इसलिए भी देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो अपने उन दोस्तों के साथ रहे जिनके साथ वो ये सब उल्टे सीधे काम करता है, और कार्टर को प्रिंसिपल की बात माननी पड़ती है, क्योंकि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अब कार्टर स्कूल में सफाई करता है, वीकेंड्स में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता है। यहाँ पर जेमी भी बच्चों को पढ़ाने के लिए आती है, लेकिन किसी सजा के तौर पर नहीं, बल्कि वो सच में दिल से उनकी हेल्प करना चाहती है। और जब ये बच्चों को पढ़ाकर वापस बस से घर आ रहे होते हैं तो जेमी कार्टर के पास जाती है और वो कहती है कि तुम्हें क्ले से मिलने हॉस्पिटल जाना चाहिए, लेकिन कार्टर उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो उससे बात करना ही नहीं चाहता और वो उसे पूरी तरह से अवॉइड करता है। अब कार्टर अगले दिन उस जगह पर जाता है जहां पर प्ले की रिहर्सल हो रही है। कार्टर जानबूझकर वहां पर बैसाखियों के सहारे जाता है ताकि उसे प्ले में काम ना करना पड़े, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता। लेकिन फिर भी जो प्ले की डायरेक्टर, जो इनकी टीचर होती है, वो कार्टर को इस प्ले में लीड रोल देती है। यहाँ पर जेमी भी होती है, क्योंकि जेमी भी इस प्ले में हिस्सा ले रही है। अब रिहर्सल खत्म हो जाती है और बाहर कार्टर देखता है कि उसका दोस्त गाड़ी लेकर यहाँ से जा चुका होता है, इसीलिए उसे जेमी से लिफ्ट लेनी पड़ती है। और जब ये घर की तरफ जा रहे होते हैं तो कार्टर को वहाँ पर अपने दोस्त दिखते हैं और उन्हें देखकर वो अपना मुंह छुपा लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उन्हें पता चले कि वो जेमी के साथ उसकी गाड़ी में घर गया था।
क्योंकि इनका जो ग्रुप होता है वो किसी भी नए इंसान को अपने ग्रुप में शामिल नहीं करता, क्योंकि सब के सब अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और ये पूरे स्कूल में बहुत ज्यादा फेमस भी होते हैं। लेकिन प्रिंसिपल की सजा की वजह से अब कार्टर इनके साथ पूरा वक्त नहीं बिताता, क्योंकि उसे सजा के तौर पर और भी काम करने पड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, कार्टर को अब प्ले की सारी लाइंस याद करनी है, क्योंकि उसका इस प्ले में लीड कैरेक्टर है और इसीलिए वो जेमी के पास जाता है। वो उसे हाय कहता है। जेमी कहती है कि मैं तुम्हें सालों से जानती हूँ, तुमने पहले कभी भी किसी को हाय नहीं कहा, बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है। कार्टर कहता है कि मुझे प्ले की लाइंस याद करने में, उन्हें प्रैक्टिस करने में तुम्हारी मदद की जरूरत है। हालांकि जेमी दिल से तो ये नहीं करना चाहती, क्योंकि वो कार्टर का नेचर जानती है, लेकिन फिर भी वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो कार्टर से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन एक शर्त है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे। इस बात पर कार्टर को हंसी आती है। वो कहता है ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कार्टर और उसका जो ग्रुप होता है वो जेमी को अपने सामने कुछ भी नहीं समझता और कार्टर इस बारे में सोच भी नहीं सकता, इसीलिए उसे जेमी की इस बात पर हंसी आती है। अब अगले दिन कार्टर के जेमी के घर पहुंचने से पहले जब जेमी के डैड को पता चलता है कि कार्टर यहाँ पर आ रहा है, तो उसके डैड नहीं चाहते कि वो यहाँ पर आए, क्योंकि उन्हें उसकी इमेज के बारे में पता होता है। जेमी अपने डैड को कहती है कि हमें दूसरों की गलतियों को माफ कर देना चाहिए, और वैसे भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीऊंगी। अब कार्टर यहाँ पर आ जाता है, ये दोनों प्रैक्टिस करते हैं और अगले दिन जब कार्टर ड्राइव कर रहा होता है तभी वो देखता है कि जेमी एक कब्रिस्तान के अंदर जा रही होती है। ये देखकर वो हैरान होता है, क्योंकि ये रात का वक्त होता है। वो जेमी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जेमी कहती है क्यों ना तुम खुद ही आकर देख लो। और जब वो कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं तो वहां पर एक टेलीस्कोप होता है जिससे जेमी तारे देखती है। वो कहती है कि जब मैं 12 साल की थी तब मैंने इसे बनाया था, लेकिन अब मैं इससे बड़ा बनाना चाहती हूँ, क्योंकि आने वाले स्प्रिंग के मौसम में आकाश में एक कॉमेट दिखेगा जिसका नाम है हाइकोटॉकी, और इसके बाद वो कॉमेट कब दोबारा दिखेगा इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। कार्टर को उसकी बातें बेतुकी लगती है और अगले दिन कार्टर जब स्कूल में अपने दोस्तों के साथ होता है तो वहां पर जेमी आती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें क्लास के बाद मिलूंगी, क्योंकि इन्हें प्रैक्टिस करनी होती है। कार्टर के यहाँ पर दोस्त होते हैं, इसीलिए उनके सामने वो कह देता है कि इन योर ड्रीम्स, मतलब सपनों में मिलना। इस बात से जेमी नाराज होकर वहां से चली जाती है और अब कार्टर उसके घर जाता है, क्योंकि उसे प्ले की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन जेमी दरवाजा बंद कर देती है। कार्टर उससे रिक्वेस्ट करता है और जेमी घर के बाहर आती है। कार्टर उसे कहता है कि मैं अपने दोस्तों को नहीं बताना चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करता हूँ, ताकि बाद में हम उन्हें सरप्राइज दे सकें। जेमी कहती है अच्छा, तो तुम्हारा मतलब ये है कि हम सीक्रेट फ्रेंड्स बन के रहें। वो कहता है कि हाँ, तुम माइंड रीड कर सकती हो। जेमी कहती है कि शायद तुम भी मेरा माइंड रीड कर सकते हो, और इसके बाद जेमी अंदर चली जाती है। कार्टर उससे दोबारा रिक्वेस्ट करने की कोशिश करता है। जेमी कहती है कि कार्टर, मुझे लगा था कि मैंने तुम्हारे अंदर कुछ अच्छा देखा था, लेकिन मैं गलत थी, और वो दरवाजा बंद कर देती है। दरअसल यहाँ पर बात सिर्फ प्रैक्टिस की नहीं होती, क्योंकि ये काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं। जेमी का साथ कार्टर को अच्छा लगता है, उसने उससे बहुत कुछ सीखा होता है, जैसे उसकी बिलीफ के बारे में, उसके फेथ के बारे में, उसके छोटे छोटे सपनों के बारे में उसने बहुत कुछ जाना होता है। जैसे वो अपनी बॉडी पर टैटू बनवाना चाहती है, वो मेडिकल स्कूल जाना चाहती है, और उसका एक सपना ये भी होता है कि जिस चर्च में उसकी मॉम की शादी हुई थी उसी चर्च में उसकी भी शादी हो। इसके बाद जेमी और कार्टर एक दूसरे के सामने कई बार आते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। और अब वो दिन आता है जब इनका प्ले होता है, और प्ले के दिन ये दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और प्ले के अंत में कार्टर जेमी को किस भी करता है। लेकिन प्ले खत्म होने के बाद जेमी एक बार फिर से कार्टर को पूरी तरह से अवॉइड करती है। स्कूल में जब जेमी बैठी होती है तो कार्टर उसके पास जाता है, उससे बात करने की कोशिश भी करता है। जेमी उससे नॉर्मली बात करती है, और जेमी जब वहां से जा रही होती है तो कार्टर उसके पीछे पीछे आता है। जेमी कहती है कि तुम दोस्ती के बारे में कुछ भी नहीं जानते। कार्टर कहता है कि मैं जानना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि तुम्हें डर लगता है कि कोई तुम्हें अपनी जिंदगी में चाहता है। जेमी कहती कि मैं इस बात से क्यों डरूंगी। कार्टर कहता है क्योंकि जिस तरह से मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ तुम भी मेरे साथ रहना चाहती हो। इसके बाद जेमी वहां से चली जाती, वो उसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती। दरअसल कार्टर को जेमी से प्यार हो गया होता है, उसके कुछ दिनों के साथ ने उसे अंदर से पूरी तरह से बदल दिया होता है।
कार्टर का दोस्त उसे कहता है कि तुम पूरी तरह से बदल चुकी हो और शायद ये जेमी की वजह से हुआ है। कार्टर कहता है कि शायद तुम्हें ये ब्लिंडा ने कहा है। ब्लिंडा कार्टर की एक्स गर्लफ्रेंड होती है। उसका दोस्त कहता है कि नहीं, मैं ये खुद कह रहा हूँ। कार्टर कहता है कि मैं एक ही चीज बार बार करके थक चुका हूँ। कार्टर हॉस्पिटल में मिलने क्ले से भी जाता है, जो उसकी वजह से पानी में कूद गया था और इंजर्ड हो गया था। कार्टर उससे माफी मांगता है। क्ले कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा दोस्त क्यों बनना चाहता था। क्ले अपनी जगह बिल्कुल ठीक होता है, क्योंकि कार्टर और उसके दोस्तों के अंदर एक भी ऐसी क्वालिटी नहीं होती कि कोई उनका दोस्त बनना चाहे। वहीं स्कूल में ये दिखाया जाता है कि कार्टर के दोस्त जेमी की एक फोटो को फोटोशॉप में पूरी तरह से बदल देते हैं और जब जेमी स्कूल में जाती है तो उसके पास कार्टर की एक्स गर्लफ्रेंड ब्लिंडा आती है। वो कहती है कार्टर और मेरे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। वो कहती है तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन तुम्हें मेकअप के बारे में कुछ सीखना होगा। और वो उसको अपने साथ अंदर कैफेटेरिया में ले जाती है, जहां पर जेमी देखती है कि उसकी फोटो को पूरी तरह से फोटोशॉप करके चेंज कर दिया होता है। उस फोटो में सिर तो उसका होता है, लेकिन नीचे की बॉडी किसी और की होती है। इस फोटो में न्यूडिटी होती है। इस बात से जेमी को बहुत दुख होता है, उसे रोना आता है। और जब वो वहां से जा रही होती है तो वहां पर कार्टर आ जाता है और इस चीज के लिए कार्टर अपने दोस्तों से लड़ता है और वो इसके बाद अपने साथ जेमी को बाहर ले जाता है। ये दोनों गाड़ी में बैठते हैं और जेमी कार्टर को उसकी मदद के लिए थैंक्स कहती है। कार्टर जेमी से पूछता है क्या तुम सैटरडे नाइट को मेरे साथ बाहर चलोगी? जेमी मना कर देती है। वो कहती है कि नहीं, मुझे डेट पर जाना अलाउड नहीं है। इसके बाद कार्टर जेमी के डैड के पास जाता है और वो उनसे पूछता है क्या मैं जेमी को अपने साथ डेट पर ले जा सकता हूँ। हालांकि जेमी के डैड कार्टर को पसंद नहीं करते, लेकिन कार्टर के रिक्वेस्ट करने पर उसके डैड परमिशन दे देते हैं। जेमी इस बात से हैरान होती है। वो कहती है कि तुमने मेरे डैड से डेट के लिए पूछा? वो कहता है कि हाँ। ये दोनों बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट में जाते हैं और जहाँ कार्टर जेमी के साथ बात करने में पहले ऑकवर्ड फील करता था, अब वो उसके साथ हर एक पल बिताना चाहता है। जेमी कार्टर से यहाँ पर डांस के लिए बोलती है। कार्टर कहता है कि मुझे डांस करना नहीं आता, मैंने कभी नहीं किया। लेकिन जब जेमी उसे प्लीज कहती है तो वो मना नहीं कर पाता। ये दोनों यहाँ पर डांस करते हैं और डांस के बाद कार्टर जेमी को अपने साथ एक जगह ले जाता है। दरअसल ये बूफोर्ड शहर जहाँ पर ये खुद रहते हैं और वर्जीनिया शहर का बॉर्डर होता है और वो जेमी को कहता है कि लाइन के उस तरफ एक पैर रखो और एक पैर इस तरफ रखो और जेमी ऐसा ही करती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। कार्टर कहता है कि तुम एक ही पल में दो अलग अलग जगह हो। दरअसल जेमी का ये भी एक सपना था कि वो एक ही पल में दो अलग अलग जगहों पर हो और कार्टर इस तरह से जेमी के छोटे छोटे सपनों में से एक सपने को पूरा कर देता है। इस बात से जेमी बहुत खुश होती है और वो कार्टर के गले लग जाती है। इसके बाद कार्टर जेमी के शोल्डर पर एक बटरफ्लाई का टैटू भी बनाता है, जैसा कि जेमी हमेशा से चाहती थी। जेमी के लिए आज की रात बहुत ही स्पेशल होती है, उसे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है और तभी कार्टर उसे कहता है कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन इस बात का जेमी कोई भी जवाब नहीं देती और जब कार्टर कहता है कुछ तो कहो, तो जेमी उसे कहती कि मैंने तुम्हें कहा था कि मुझसे प्यार मत करना। लेकिन जब कार्टर जेमी को किस करता है तो वो उसे नहीं रोकती और इस तरह से पहली बार ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद इन दोनों का मिलना जुलना बढ़ जाता है और एक रात को जब कार्टर जेमी को उसके घर के बाहर छोड़ने के लिए आता है, तभी वहां पर जेमी के डैड आ जाते हैं। कार्टर वहां से चला जाता है और जेमी के डैड जेमी को बोलते हैं कि ये सब ठीक नहीं है, ये एक पाप है, अभी तुम एक चाइल्ड हो। जेमी कहती मुझे ध्यान से देखो, मैं चाइल्ड नहीं हूँ। जेमी के डैड बोलते हैं फिर ये चाइल्डिश बिहेवियर बंद करो। जेमी कहती है कि मैं कार्टर से प्यार करती हूँ। जेमी के डैड कहते हैं कि अगर तुम उससे प्यार करती हो तो उसके साथ ईमानदार रहो, इससे पहले कि चीजें पूरी तरह से हाथ से निकल जाएं। वहीं अब ये दिखाया जाता है कि जेमी की वजह से कार्टर की पूरी जिंदगी बदल चुकी है। उसके भी अब अपनी जिंदगी में गोल हैं और उसकी मॉम को उसका एक नोट मिलता है जिसमें कार्टर ने लिखा होता है एग्जामिन अ मून रॉक, गो टू कॉलेज, गेट इनटू मेडिकल स्कूल। कार्टर की मॉम कार्टर से कहती है इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। कार्टर कहता है कि मैं कर सकता हूँ, जेमी को मुझ पर विश्वास है और वो अपनी मॉम को ये भी कहता है कि जेमी के लिए मेरे दिल में जो फीलिंग्स है वो सच्ची है। इस बात से कार्टर की मॉम को बहुत खुशी होती है। एक रात को कार्टर और जेमी जब वॉक कर रहे होते हैं तो जेमी बहुत उदास होती है। कार्टर जेमी से पूछता है क्या तुम कॉलेज के फॉर्म्स की वजह से उदास हो? जेमी कहती है कि नहीं, मैं कॉलेज के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। कार्टर कहता है कि क्यों? जेमी कहती है कि मैं बीमार हूँ। कार्टर कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। कार्टर को लगता है कि जेमी की तबीयत खराब है। जेमी कहती कि नहीं, मुझे ल्यूकेमिया है।
और ये सुनने के बाद कार्टर को कुछ यकीन नहीं होता। वो कहते कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम अभी मात्र 18 साल की हो। वो कहते कि 2 साल पहले मुझे पता चला और मेडिकल ट्रीटमेंट ने भी मेरी बॉडी पर रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। डॉक्टर ने मुझे कहा तुम्हें अब नॉर्मल जिंदगी जीनी होगी। कार्टर कहता है कि तुमने मुझे सब कुछ क्यों नहीं बताया। वो कहती है कि मैंने सच्चाई को अपना लिया था और इसके बाद तुम मेरी जिंदगी में आए और अब मैं भगवान पर नाराज होने का कोई भी कारण नहीं चाहती। और वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वो कार्टर से बहुत प्यार करती है। और ये कहने के बाद वो वहां से रोते हुए चली जाती है। कार्टर भी पूरी तरह से टूट जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो उसकी मदद कैसे करे क्योंकि उसे कैंसर है और जिसका इलाज अब नहीं हो सकता। फिर भी वो अपने डैड के पास जाता है जिनसे वो कभी बात भी नहीं करता क्योंकि उसके डैड उन्हें बचपन में छोड़कर चले गए थे। वो एक डॉक्टर होते हैं और वो उन्हें कहता है मेरी गर्लफ्रेंड को कैंसर है, क्या आप मदद कर सकते हैं। वो कहते हैं कि मैं दिल का डॉक्टर हूँ, मैं किसी और डॉक्टर से बात कर सकता हूँ। कार्टर कहता है कि मैं भूल गया था और वो वहां से चला जाता है। दरअसल कार्टर पूरी तरह से घबरा गया होता है, इसीलिए वो बिना सोचे समझे अपने डैड के पास आ गया था। और अगली सुबह वो जेमी के डैड के पास जाता है और उन्हें कहता है कि जेमी से कहना मैं उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसके बाद वो जेमी से मिलता है और वो जेमी से पूछता है क्या तुम्हें डर लग रहा है। जेमी कहती है मुझे मौत से डर नहीं लग रहा, लेकिन तुम्हारा साथ छूट जाएगा इस बात का मुझे बहुत डर है। कार्टर उसे अपने गले से लगा लेता है। वो कहता है मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। लेकिन शायद कार्टर कहीं ना कहीं जानता है कि वो उसकी मौत को नहीं टाल सकता। वो घर पर अपनी मॉम के पास जाता है और उनसे कहता है क्या आप मुझे डांस सिखा सकती हैं। उसकी मॉम उसे डांस सिखाती है क्योंकि जेमी को डांस बहुत पसंद होता है और पिछली बार कार्टर उसके साथ अच्छे से डांस नहीं कर पाया होता। और डांस सीखने के बाद वो जेमी के साथ डांस करता है और एक दिन अचानक से जेमी की तबीयत खराब हो जाती है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है और इस बात से कार्टर भी पूरी तरह से परेशान हो जाता है। वो एक पल के लिए भी जेमी को छोड़कर नहीं जाता, हमेशा उसके पास ही बैठा रहता है। और जब जेमी को होश आता है तो वो उसे एक किताब देती है। वो कहती है कि ये बाइबल नहीं है, ये मेरी मॉम ने मुझे दी थी। इसमें बहुत सारे खूबसूरत कोट्स लिखे हुए हैं और ये दोनों उन कोट्स को पढ़ते हैं। जेमी कार्टर को कहती है कि शायद ईश्वर के मेरे लिए बहुत अलग और बड़े प्लान्स थे, इसीलिए उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा ताकि तुम मुझे प्यार कर सको, मेरी मदद कर सको। तुम मेरे लिए मेरे एंजल हो। इसके कुछ दिनों बाद जेमी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। कार्टर पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। जेमी के डैड बोलते हैं कि ये सब तुम्हारे डैड की वजह से हुआ है। उन्होंने जेमी को डिस्चार्ज करवा दिया और अब इसका ट्रीटमेंट घर से होगा और इसमें जितना भी खर्चा आएगा वो सब तुम्हारे डैड देंगे। इसके बाद कार्टर अपने डैड के पास जाता है और अपने डैड के गले लगकर बहुत रोता है क्योंकि उसने हमेशा अपने डैड को अवॉइड किया था और अब उसे एहसास हो चुका है कि उसके डैड उससे प्यार करते हैं और इन दोनों के बीच में जो रिश्ते हमेशा से खराब थे, जेमी की वजह से वो भी पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। इसके बाद कार्टर पूरी तरह से एक बड़ा टेलीस्कोप बनाने में जुट जाता है क्योंकि वो रात आने वाली है जब कॉमेट हाइकोटैकी आसमान में दिखने वाला है। और जेमी के सपनों में एक सपना ये भी होता है कि वो उस कॉमेट को देखना चाहती है। कार्टर टेलीस्कोप बना देता है और जेमी और कार्टर दोनों उस कॉमेट को देखते हैं जो कि आसमान में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और उसी रात को कार्टर जेमी से पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जेमी कार्टर के इस सवाल से बहुत खुश होती है और इन दोनों की शादी हो जाती है। इन दोनों की शादी उसी चर्च में होती है जहां पर जेमी की मॉम की शादी हुई थी और जेमी का हमेशा से सपना था कि उसकी शादी उसी चर्च में हो जहां पर उसकी मॉम की हुई थी। ये दोनों एक समर एक दूसरे के साथ रहते हैं और इसके बाद जेमी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और कार्टर कॉलेज की पढ़ाई के लिए बाहर चला जाता है। 4 साल बाद वापस वो इसी शहर में आता है और वो जेमी के फादर से मिलता है और वो उन्हें वो किताब भी देता है जो जेमी ने उसे दी थी, जो जेमी की मॉम की किताब थी। जेमी के फादर उस किताब के लिए कार्टर को थैंक्स कहते हैं। कार्टर कहता है कि जेमी को मिरेकल पर विश्वास था लेकिन उसकी जिंदगी में कोई भी मिरेकल नहीं हुआ। जेमी के फादर कहते कि नहीं हुआ था और उसका सबसे बड़ा मिरेकल तुम थे। इसके बाद कार्टर वहां से चला जाता है और वो अपने ख्यालों में सोचता है कि जेमी ने मेरी जिंदगी को बचाया। उसने मुझे प्यार के बारे में, आशा के बारे में और जिंदगी के आगे प्लान्स के बारे में सब कुछ बताया। दरअसल उसने मुझे ये सिखाया कि जिंदगी कैसे जी जाती है। कार्टर ये भी कहता है कि जेमी और मेरा प्यार हवा की तरह है जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता
सिर्फ महसूस किया जा सकता है और जेमी का प्यार मेरे साथ हमेशा रहेगा। और इसी मैसेज के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी में हमें सच्चे प्यार की इम्पोर्टेंस को बताया गया है कि अगर किसी की जिंदगी में सच्चा प्यार आ जाए तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। जिस तरह से जेमी के आने से कार्टर की पूरी जिंदगी बदल गई। न सिर्फ उसने जेमी से प्यार किया बल्कि वो जिंदगी के सही नजरिए को भी समझा और उसके फादर के साथ उसके जो रिश्ते खराब थे वो भी पूरी तरह से बदल गए। यानी कि सच्चा प्यार हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। ये मूवी 2002 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.4। इस मूवी का बजट था $11.8 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $47.5 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।